अब आते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट पे हम, कि एनसीईआरटी क्या बोलती है हमको। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है ना। कभी कभी बिल्कुल ऐसी सिली स्टेटमेंट भी आते हैं एग्जाम में के, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हम माइक्रोस्कोप, जब बड़ा है ये कोई बहुत छोटा तो है नहीं राइबोसोम के जैसा, फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बेटा कोई भी चीज को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है फिजिक्स में कि जब लाइट कहीं से गुजरती है तो कितना लाइट बेंड करती है, ठीक है ना, कितना लाइट बेंड करती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। लाइट रिफ्रैक्शन समझते हैं ना, कि लाइट की जो लाइट का जो है अपना लाइट को बेंड करना जो है वो रिफ्रैक्शन कहता है, ठीक है ना। और पूरा वापस कर देना वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है, ठीक है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट जब उसके अंदर से गुजरेगी ना तो लाइट थोड़ी सी मोल्ड हो जाएगी, तो आपको अलग से धब्बा दिखाई पड़ेगा, आप देख पाओगे उसको। जिन भी सेल ऑर्गेनेल का, कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, जिन भी सेल ऑर्गेनेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिन भी सेल ऑर्गेनेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइटोप्लाज्म के समान होगा, क्या बेटा उसको आप अलग से देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। देखिए ऐसी बात, आपने पानी के अंदर एक गिलास का बाउल था, उसमें आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक बॉल जो बिल्कुल पानी के जैसी रंग की थी, वैसी कंसिस्टेंसी थी, उसको डाल दिया आपने, आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको, आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। लेकिन यदि आपने कोई दूसरा, जैसे आपने कहा येलो कलर की बॉल अंदर डाल दी, आप देख पाएंगे, क्योंकि वो कलर अलग होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया उसका, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं जब तक कि उनकी स्टैनिंग ना करें। अब यहां पर एक क्वेश्चन छिपा दिया इसने एनसीईआरटी, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टैनिंग किससे करते हैं। तो नोट कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टैनिंग करते हैं हम वाइटल स्टेन से, जेनस ग्रीन से, के हम इसकी स्टैनिंग करते हैं वाइटल स्टेन, ठीक है, जेनस ग्रीन से इसकी हम स्टैनिंग करते हैं। याद रखना ये जेनस ग्रीन से इसकी हम स्टैनिंग करते हैं, ठीक है। इसकी स्टैनिंग कैसे करते हैं हम, जेनस ग्रीन से इसकी हम स्टैनिंग करते हैं वाइटल स्टेन। अब वाइटल स्टेन का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेन जिनका उपयोग करने पर सेल ऑर्गेनेल मरता नहीं है, वो सर्वाइव करता है, सेल ऑर्गेनेल। क्योंकि नॉर्मली जो भी स्टेन होते हैं बेटा वो पॉइजन होते हैं, जहर होते हैं। एवरी स्टेन इज ए केमिकल, और मोस्ट ऑफ द केमिकल जहरीले होते हैं सेल के कंपोनेंट के लिए, तो मर जाता है सेल कंपोनेंट। देख तो लोगे आप उसको पर वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन वाइटल स्टेन वो होते हैं जिनका उपयोग करने पर सेल ऑर्गेनेल की डेथ नहीं होती है, वो सर्वाइव करता है और आप उसको देख पाते हैं। जेनस ग्रीन एक वाइटल स्टेन है जिसका उपयोग हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये एक हिडन क्वेश्चन है इसके अंदर, इसी लाइन के अंदर जो हमने समझ गए इसको, कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइटोप्लाज्म के समान होता है, हम जेनस ग्रीन स्टेन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्लियर लिखा ना। अनलेस स्पेसिफिकली, मतलब एक विशेष स्टेन है, इसका मतलब समझो बात को। जब एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है ना, बहुत बातें बताता है, स्पेसिफिक, अनलेस स्पेसिफिक स्टेन, जब तक कि आप उसे विशिष्ट रूप से स्टेन नहीं कर दोगे देख नहीं पाओगे। स्पेसिफिकली का मतलब है एक स्पेसिफिक स्टेन, क्या नाम है उसका, जेनस ग्रीन, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी लाइन, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब सेल की मेटाबॉलिक स्टेट पर डिपेंड होगा, सेल की मेटाबॉलिक स्टेट पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, ठीक है। एक सेल रेस्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल धीमी गति से ग्रो कर रही है, वो कम माइटोकॉन्ड्रिया लगेंगे। एक सेल डिवाइडिंग स्टेट में लगातार ग्रो कर रही है तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वाटर को बाहर करने के लिए, और उसे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके आसपास माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होंगे या कम होंगे, अधिक होंगे। सीलिया फ्लैजिला मूव कर रहे हैं, सीलिया फ्लैजिला लगातार मूवमेंट करा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो सीलिया फ्लैजिला के बेस में, नीचे बेस में एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब जिन भी जगह पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है सेल की फिजिकल एक्टिविटी पे। मतलब ये है, सिंपल सी बात है, हमारी किडनी की सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलग होगा, लिवर की सेल में अलग होगा, ब्रेन की सेल में अलग होगा, डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी पे, ठीक है ना, क्लियर।
कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, हमने कहा ये है माइटोकॉन्ड्रिया, हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। यानी एक सेल के अंदर झांक कर देखा हमें वेरियस सेल ऑर्गेनल दिखाई पड़ रहे हैं। याद रखना एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चूंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, क्लियर। इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने मिलते हैं। मोर एक्टिव सेल, जो सेल जितनी अधिक एक्टिव होगी उसमें उतने अधिक आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए लौट के आते हैं वापस एनसीईआरटी पे हम। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज जो है वो भी हमको अलग अलग देखने मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सेल की मेटाबॉलिक स्टेट के आधार पर डिसाइड होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी, और सेल के अपने शेप के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है किस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर प्रेजेंट होगा। टिपिकली जनरली देखा जाए तो ये एक सिलेंड्रिकल या हम बोले दीर्घवृत्त के समान होता है, सॉसेज शेप का दिखाई पड़ता है हमको। ये मतलब सॉसेज शेप का मतलब ये कि हमको इस प्रकार का ये दिखाई पड़ेगा, हमें इस शेप का हमको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, या हमको ये ऐसा सिलेंड्रिकल इस प्रकार का हमें ये दिखाई देगा, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप का जनरली हमको ये देखने मिलता है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा, इसमें फोल्ड देखने, इनर मेम्ब्रेन में हमको जो है उसमें फोल्ड देखने मिलते हैं। बनाएंगे डायग्राम इसका, इनर मेम्ब्रेन में हमको फोल्ड ऐसे देखने मिलते हैं। डायमीटर कितना होता है इसका, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, डेटा है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है इसका बेटा, ये होता है आपका 0.2 से लेके 1 माइक्रोन के, कितना होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोन होता है। एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बोले तो 10⁻⁶ मीटर, ठीक है ना। और लेंथ कितनी होती है इसकी, 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होती है, याद रखना है, ठीक है ना। वो 1 से लेके जो है 4.1 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो जो डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में वो भी बेटा इंपॉर्टेंट है ना, मैच करने को आ सकता है वो, ठीक है ना। अभी क्या है, बिल्कुल फाइन क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे, इसलिए हमको पता होना चाहिए वो चीज। जो एनसीईआरटी कह रहा है कि इसकी साइज और शेप वेरी करता है, आपके सामने एविडेंस है कि लिवर सेल में आपको ओवल माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ता है। इमेज ए में लिवर सेल में आपको ओवल माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ता है। स्केलेटल मसल सेल में आपको रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पंक्ति में रो के रूप में दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं किडनी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इलोंगेटेड सेल दिखाई पड़ते हैं हमको। स्ट्रॉइड में आपको ट्यूबुलर क्रिस्टी के समान हमको जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ते हैं। इनमें ट्यूबुलर क्रिस्टी वाले माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखाई पड़ते हैं। कुल मिला के नोट नहीं करना है, कुल मिलाकर बात यह है कि डिफरेंट शेप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग शेप के माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब नंबर की बात जब हमने की थी तो कुछ नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एल्गी होती है माइक्रोस्टेरियास, एक एल्गी है माइक्रोस्टेरियास, उसमें केवल एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ है। माइक्रोस्टेरियास में एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होता है, देयर इज 1 माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। एल्गी माइक्रोस्टेरियास में एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटोजोआ चाउस में जो है वो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल के अंदर होते हैं, हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। प्रोटोजोआ चाउस में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल। स्पर्म के अंदर 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पाइरल होते हैं। कैसे होते हैं, 20 से 25 स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। 20 से 25 स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलते हैं। और इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं नेवेन कर्न, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां काम आएगा, ठीक है। इसके लिए हम नेवेन कर्न वर्ड यूज करते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म में जो स्पाइरल होते हैं, और इनको हम नेवेन कर्न कहते हैं हम, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में इमेज रखा है, और जितनी भी इमेजेस एनसीईआरटी में रखी है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, ये इमेज आपको लेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, इसीलिए मैं आपको इन इमेजेस के ऊपर क्वेश्चंस भी दूंगा आपको मैं, ठीक है, ठीक है। इमेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, और फिर दूसरी बात है एनसीईआरटी में दे रखी कलर्ड इमेजेस, पर पेपर क्या कलर्ड होता है, नहीं, तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस समझनी पड़ेंगे हमको, इसलिए वो जो क्वेश्चन आएंगे इमेज वाले वो बहुत काम करेंगे आपके। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन पर आपको फोल्ड दिखाई पड़ते हैं, फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है ना। अच्छा बताइए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से कौन सी मेम्ब्रेन अधिक लंबी होगी, अधिक बड़ी होगी? इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें फोल्ड है, फोल्ड से क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको पता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को यदि हम खोल के सीधा कर दें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन 10 से 15 गुना अधिक होती है, 10 to 15 टाइम मोर होती है, 10 to 15 टाइम मोर होती है एज कंपेयर टू दी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। जहां कहीं भी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मेम्ब्रेन में फोल्ड बन रहे हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है वहां पे, कुछ ऐसा एक्सचेंज वहां पे हो रहा है, कुछ ऐसा एक्सचेंज वहां पर हो रहा है जिसके लिए हमको मोर सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इसलिए हमको फोल्ड देखने मिलते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ साथ, हम लोग साथ एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, रद्दी सा रफ सा डायग्राम बनाएंगे पर काम का होगा, याद रखेंगे हम उससे, ठीक है ना। ठीक, हमने कहा कि ये इसमें हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हमने कहा ये हो गया आपका मेरे साथ आप भी बनाते रहिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या बोलते हैं बेटा इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, या इसको बोलते हैं हम आउटर चैम्बर कहते हैं, इसको हम आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमें इस पर फोल्ड दिखाई पड़ रहा है इनर मेम्ब्रेन पे, फोल्ड को बोलते हैं हम क्रिस्टी, और प्लांट में इसको बोलते हैं हम टिब्यूली, एनिमल सेल में बोलते हैं क्रिस्टी, प्लांट में टिब्यूली, के प्लांट में भी क्रिस्टी वर्ड यूज करते हैं, पर स्पेसिफिकली कोई पूछता है तो क्रिस्टी और टिब्यूली दोनों वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज दी मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर हमें दिखाई पड़ते हैं सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके अलावा हमें दिखाई पड़ता है इसमें 70S राइबोसोम, ठीक है। फिर जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर हमको रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं, ऐसे कुछ कण होते हैं, रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं हमको, ठीक है बेटा, याद रखने के लिए बना रहे हैं हम, कोई एग्जाम में बनवाएगा नहीं आपसे ये। इन कणों को यदि हम देखें बड़ा करके तो हमें ये इस प्रकार के दिखाई पड़ेंगे, हमें ये कण रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे ऐसे, इनको बोलते हैं हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, ठीक है ना, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने खुद डायग्राम बनाया तो हमें चीजें याद रहेंगी ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन, अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम। तो जहां लिखा आपने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, वहां पे लिख लीजिए ब्रैकेट में अप्रॉक्स 60 एंगस्ट्रॉम थिक, लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है, लगभग 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं। इनर मेम्ब्रेन पर फोल्ड पाए जाते हैं, फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं बेटा, हम टिब्यूली कहते हैं, और इसके ऊपर आपको रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तमाम तरह के एंजाइम इसके अंदर हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं बेटा, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर हमको देखने मिलता है जो कि एम्प्टी डीएनए होता है। क्या होता है ये, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस डीएनए को क्या बोलते हैं, इस डीएनए के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी डीएनए, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं हम, ठीक है। देखो अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे।
अब देखो हमने डायग्राम बनाया खुद हमने, अब एनसीईआरटी की लाइनें हमसे क्या बोलती है समझते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी इकाई कला होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने कंपार्टमेंट बन गए, ध्यान से बात सुना। पहला कंपार्टमेंट वो बन गया जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है, दैट इज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर। बना या नहीं बना भाई? आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में गैप था, उसको हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा था, आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर कहा था, वो बन गया। दूसरा क्या बन गया? इनर मेम्ब्रेन से अंदर जहां मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो इनर कंपार्टमेंट बन गया। अब ध्यान से बात सुनना, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, रेस्पिरेशन में काम करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जमकर काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, तब एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसको एनर्जी बनाने के लिए उसको प्रोटॉन का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो सारे हाइड्रोजन आयन वो इकट्ठे करता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। याद रखना, फिजियोलॉजी में काम आएगा पूरा, ठीक है। वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इकट्ठे करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जब भी जो है वो क्रेब साइकिल जो भी ऑपरेट करना ऑपरेट करेगा, और वो बेसिकली एटीपी बनाने के लिए कहीं पर हाइड्रोजन आयन को स्टोर करेगा, तो इनर मेम्ब्रेन से बाहर निकाल के सारे हाइड्रोजन आयन इकट्ठे कर लेता है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, आउटर चेंबर में। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई माइटोकॉन्ड्रिया जमकर काम कर रहा है, पूरे शिद्दत से काम कर रहा है, तो कौन सा कंपार्टमेंट साइज में बढ़ जाएगा, आउटर की इनर? आउटर वाला बढ़ जाएगा, ठीक है ना, आउटर वाला बढ़ जाएगा आउटर कंपार्टमेंट में। और वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे होंगे। अब ये प्रोटॉन काम क्या करते हैं, यहां पर पिक्चर में आता है केमियोस्मोटिक थ्योरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना समझेंगे कि दुनिया में कोई भी काम को संपन्न करना हो, कोई भी वर्क को पूरा करना हो, कोई भी वर्क को फिनिश करना हो, तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अंतर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में रैंक चाहिए, अच्छी सिलेक्ट होना है ना, दूसरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ये, तो अभी हमने आपसे कहा कि आउटर और इनर कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट बेटा हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ये पूरे ल्यूमेन को दो हिस्सों में बांट देता है, दो एक्वस कंपार्टमेंट में, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। एग्जामिनर ये पूछता है आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर कंपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, बिटवीन दी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यानी आउटर कंपार्टमेंट कहाँ है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है, अब देखो घुमा रहा है आपको, वो पूछेगा आपसे कि द एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल जो मैट्रिक्स में होते हैं, क्रेब साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में किस कंपार्टमेंट में देखने मिलेंगे? आंसर क्या है इसका, इनर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। एटीपी जनरेशन के लिए प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन किस जगह पे होगा, आउटर कंपार्टमेंट की इनर कंपार्टमेंट? कहां होगा, आउटर कंपार्टमेंट होगा, ठीक है ना। तो डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो आउटर कंपार्टमेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, समझ गए बस बात को हम, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट के अंदर डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होता है, मतलब जो भी अंदर लिक्विड भरा होता है इनर कंपार्टमेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं हम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं हम। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है, पूरे सेल माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आओगे तो आउटर कंपार्टमेंट है, उससे अंदर आओगे तो इनर मेम्ब्रेन है, और अंदर आओगे तो फिर इनर कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, ध्यान से बात सुना, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि सेल के 70% एंजाइम उसी के पास है। 70% एंजाइम, यानी सेल के अंदर जितने भी एंजाइम प्रेजेंट है 70% एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये, आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग, आउटर कंपार्टमेंट के एंजाइम अलग, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग, मैट्रिक्स के एंजाइम अलग, ठीक है। मतलब वेल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम देखने मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम सिस्टम का आपको वेल कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग हैं, इनर मेम्ब्रेन के अलग हैं, आउटर कंपार्टमेंट के अलग है और इनर कंपार्टमेंट के अलग है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना बेटा, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन पे वो कई सारी इनफोल्डिंग, नॉट आउटफोल्डिंग, इनफोल्डिंग दिखाई पड़ती है, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ड क्रिस्टा इसके लिए, जो मैट्रिक्स की तरफ होती हैं, ठीक है। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन, देखो अब आ गया ना वर्ड वही वाला जो मैंने कहा था, अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम, ये चीज आई ना, क्या लिखा है, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों मेम्ब्रेन पर अलग अलग एंजाइम सिस्टम हमको देखने मिलते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन पे। देखो
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डिसाइडेड चीज है कि कहां पे कौन से एंजाइम होना चाहिए। एक बड़ा की क्वेश्चन है, बिल्कुल की क्वेश्चन, डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। क्रेब साइकिल का कौन सा ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर देखने मिलता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। क्रेब साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं एक को छोड़कर, और वो एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और वो यदि ना हो ना तो क्रेब साइकिल पूरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, दोनों मेम्ब्रेन में उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों मेम्ब्रेन कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन से कुछ अंदर आया, कुछ काम हुआ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कुछ काम हुआ, कुछ काम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ, कुछ काम इनर मेम्ब्रेन पे हुआ। ठीक है, जो हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है हमको कि क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है सब हाई एनर्जी पर हैं, क्योंकि ग्लूकोज को बनाने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग किया गया है। और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म होती है। यानी आपने CO2 लिया, H2O लिया, आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाया इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस है ये। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बना उसके पास जो बॉन्ड था उसमें एनर्जी इकट्ठी हो गई उसके अंदर, और जब भी आप जो है, और एनर्जी इकट्ठी कैसे हुई, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को उसने स्टोर कर लिया है। हायर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनके पास, भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप पढ़ी रहो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी मिलती है एक ऑर्बिट से अगला ऑर्बिट, एनर्जी मिलती है अगला ऑर्बिट के, जब तक एनर्जी मिलती रहेगी, और कभी कभी एनर्जी इतनी मिल जाती है कि ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाता है वो, है ना, यही पढ़ाते हैं। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के पास थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नया नहीं घटता, सिर्फ इतना था ग्लूकोज को धीमे से तोड़ते हैं वो, कि तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास हायर एनर्जी है ना उसको पकड़ लें और उसकी एनर्जी को धीमे धीमे रिलीज करा लें। उसके पास एनर्जी थी, हायर ऑर्बिट में था। अब सोचो कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, उसको तुम लोअर ऑर्बिट में लेके आओगे तो क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, और लोअर ऑर्बिट में लेके आओगे एनर्जी और बाहर निकलेगी, ऐसी होगा ना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नथिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, एनर्जी को धीमे धीमे कम करते हैं, उसके एनर्जी को बाहर निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और वो एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एटीपी बनाने के लिए। क्योंकि एनर्जी का करें क्या, हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी का वन फॉर्म केमिकल एनर्जी के अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, यही है रेस्पिरेशन। यदि आप दोनों प्रोसेस को एक साथ इमेजिन करेंगे आपको लगेगा कुछ नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी पे चल रहा है ना, हम लोग भी सोलर एनर्जी पे चल रहे हैं। ठीक है, हम खाते हैं ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज में एनर्जी आई कहां से, सोलर एनर्जी से ही आया। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेम्ब्रेन पर अलग तरह के एंजाइम होते हैं बेटा। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ऐसे सभी जीव, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन, ऐसे सभी जीव जो एनारोबिक होते हैं, अवायवी होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, उसके खुद के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब चिराग तले अंधेरा होता है, वैसी वाली बात है, सबको तो उजाला दे रहा है पर खुद के नीचे अंधेरा है उठ के। तो बिल्कुल आरबीसी वैसी है कि वो पूरी बॉडी को एरोबिक रेस्पिरेशन करा रही होती है, पर खुद के पास एनारोबिक मैकेनिज्म होता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन करते हैं। जब भी वर्ड आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। अब ध्यान से बात सुना, माइटोकॉन्ड्रिया में केवल एक जगह पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, वो है ऑक्सीसोम। लिखा F1 पार्टिकल। ऑक्सीसोम जो है ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, वो ऑक्सीसोम है। ठीक है, और ऑक्सीसोम इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो ETS का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। मतलब सबसे आखिर में जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी निकाल ली आपने, जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी निकाल ली, उस इलेक्ट्रॉन का करें क्या आप, सबसे बाहर से बुलाते हैं ऑक्सीजन, बोलते ले इलेक्ट्रॉन जाओ। क्यों, अब ऑक्सीजन बोलता हम इलेक्ट्रॉन लेके करें कि तो क्या करें, वाटर बनाओ, क्योंकि दुनिया तो गोल है ना, CO2 H2O
सोलर एनर्जी ग्लूकोज बन गया था। अब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखो जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो CO2 H2O सोलर एनर्जी बन गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब उल्टा किया, ग्लूकोज में ऑक्सीजन को ऐड किया हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन कराया, क्या बन गया CO2 बाहर निकलता है रेस्पिरेशन में, और वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी बाहर निकलती है। वापस से रिक्रिएट कर दिया हमने, है ना, ठीक है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के स्थल होते हैं, मतलब जहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या होते हैं बेटा, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कोशिका में, सेल में जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। और चूंकि ये ATP को बात है, ये तो ऐसी करेंसी छापने वाली फैक्ट्री के समान हो गए ये तो, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी चाहिए ना वो यहीं से आती है। सेल को जो भी ATP की रिक्वायरमेंट है, मतलब सेल की दुनिया में एक ही करेंसी चलती है, वो है ATP। क्या काम करवाना है, आप ATP दो। देखो जब हम कोई काम करते हैं ना बेटा, रोजगार करते हैं, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन में होते हैं हम, ठीक है, तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और जो रुपया पैसा देखते ना हम, वो भी एनर्जी का रूप है। सोचिए एक मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक उसने जो है दिन भर एक बिल्डिंग में कहीं उसने काम किया, ईंटें लगाई, उसने कुछ किया, शाम को उसको 600 रुपये मिले या 700 रुपये मिले उसको, ठीक है ना। पता है आपको वो 700 रुपये जो है वो क्या है, वो उसकी दिन भर उसकी जो मेहनत थी ना, उस मेहनत का परिणाम थे। दिन भर जो मेहनत की उसने, उसके लिए क्या किया उसने, कुछ खाना खाया होगा, कुछ ने सांस ली होगी, तो जी लिविंग बीइंग है तो कुछ रिसोर्स यूज किया होगा उसने। यदि आप गौर से देखोगे ना, द इंटायर वर्ल्ड, हमारी दुनिया भी एनर्जी पे ही काम कर रही है। ये बात अलग है कि देयर आर सम लकी पीपल जो इतना सारा बेंचेस खड़े कर लेते हैं कि उनके पास हर जगह से एनर्जी, वो और हर जगह उनका एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं लगता कहीं पे, ठीक है। आइदर दे हैव टू वर्क और समवन एल्स हैव टू वर्क, ठीक है ना, कोई और काम कर रहा होगा, पर काम किए बगैर वो चीज नहीं हो सकती है। तो जब कभी हमें ना, मैं हमेशा ये चीज सिखाता हूं क्योंकि हमारे दिमाग में एक बहुत गंदा वायस डला हुआ है और ये बचपन से हम सुन के डाल लिए, वो ये है कि पैसा अच्छा नहीं होता है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कई लोग दिमाग, अभी हम घटनाएं सुनते तो ऐसा लगता भी है कई बार हमको, पर सच्चाई ये है कि आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मैं हमेशा कहता हूं कि वॉट एवर मनी, जब आप एक लेवल आपकी नीड के ऊपर का पैसा आपके पास है ना, तो यू हैव टू थिंक लाइक यू आर ट्रस्टी ओनली, ठीक है, यू आर ओनली केयर टेकर, ट्रस्टी है आप, उसको फिर कैसे समाज के लिए यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। मैं हर बात कहता हूं कि सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके जीवन शैली पर, आपके लक्ष्य पर, आपके टारगेट पे, ठीक है। लूट के वापस यहाँ पे आते हैं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ATP के फॉर्म में, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या क्या था, हम डायग्राम में बनाए हुए हैं, मैट्रिक्स में था सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल के। याद रखिए यहां पे एक NCERT गलती करता है, वो लिखता है सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, पर ये एक नहीं होता है, दे आर मोर देन वन इन नंबर, ठीक है ना। रियलिटी ये है कि ये दो या दो से अधिक होते हैं, जनरली 2 to 6 होते हैं, ठीक है ना। पर चूंकि NCERT में ऐसा लिखा है तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जब ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछेगा ना, हमको ये मानना है हमको, ठीक है, स्पेसिफिक पूछेगा तो हमको ये मानना है, ठीक है ना बेटा। NCERT में डायरेक्टली ये मेंशन है। कई बार कुछ जगह पे गलतियां हैं बेटा, और वी हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रियलिटी, की सच्चाई क्या है और हमको लगाना क्या है वहां पे हमको, ठीक है ना। पहले क्लियर कर दे, आप कंफ्यूज मत करना। फिर कुछ RNA मॉलिक्यूल होते हैं, 70 एस राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के प्रोटीन भी बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट है, तो वो खुद के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, शुरू में ही लिखा था हमने कि बैक्टीरिया का समान कैरेक्टर ये कि ये फिशन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होते हैं, मतलब दे डू नॉट अराइज डी नोवो। अब डी नोवो का मतलब होता है अपने आप उत्पन्न होना, डी नोवो का मतलब होता है अपने आप बन जाना, ठीक है। तो ये अपने आप नहीं बनते हैं, पहले से प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तो ही नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, पहले से प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तो ही नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन,